हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में ना कई सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, तो आप वो देख लेना प्लीज़, फिर उसके बाद में ये वाला देखना, ठीक है। तो इसमें हमने डायनेस्टीज़, पार्ट फर्स्ट में हमने डायनेस्टीज़ के बारे में देखा था, ठीक है, जो कि चाहमान्स थे, है ना। हमने ये मैप एक्सप्लेन किया था जिसमें चाहमान्स थे, कुचर प्रतिहारा, चंदेला थे, ठीक है, पालास, राजकुटास, ठीक है, तो ये सब थे। फिर समानतास के बारे में भी हमने देखा था। समानतास जो कि सबॉर्डिनेट हुआ करते थे किंग के, बिंग लैंडलॉर्ड्स, वॉरियर चीफ के। तो ये क्या करते थे, ओवरथ्रू कर देते थे किंग को। जब किंग ना मतलब इनके पास में ज़्यादा पावर आ जाती थी और खुद ही राजा बन जाते थे। ऐसे ही एक समानता थे दांतीदुर्ग राष्ट्रकूटा चीफ, जिन्होंने ओवरथ्रू कर दिया था चलो चालुक्य अपने रूलर को, ठीक है, और हिरण्यगर्भ ये परफॉर्म किया था, है ना। कदम्ब मयूर शर्मन के बारे में जानता, और गुज्जर प्रतिहारा हरिचंद्र, तो इनके बारे में भी जाना था हमने, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो रहा था, है ना, और टैक्सेस लगाए जाते थे। जो चोलास हैं तमिलनाडु में, वहाँ पर 400 टर्म्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस की, है ना। तो उसमें वेती के बारे में देखा था। वेती जो होता है फोर्स लेबर होता है, एंड कदमई जो होता है लैंड रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो ये देखा था हमने। प्रशस्ति में बहुत ज़्यादा तारीफ लिखी जाती है किंग की, पर ये जो है ज़्यादातर ट्रू नहीं होती है, सच नहीं होती है ये, ठीक है। तो नागभट्ट प्रतिहारा किंग, तो नागभट्ट की इतनी सारी ये जो अचीवमेंट्स थी वो बताई गई थी। यहाँ पर हमने कॉपर प्लेट देखी थी जिसमें ना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते थे, मतलब कि जो भी लैंड ग्रांट में ये मिलता था ना, जो पंडित हो गए उनको, तो इसमें ना रिकॉर्ड कर दिया जाता था वो, ठीक है। तो ये ख़राब भी नहीं होता था, तो ये देखा था हमने, है ना। और क्या देखा था, कलहन के बारे में देखा था। कलहन के बारे में हमने क्या बताया था आपको कि राज तिरंगिनी जो है बुक लिखी थी कलहन ने, जिसमें हिस्ट्री बताई गई है पूरे कश्मीर की। राज तिरंगिनी का मतलब होता है रिवर्स ऑफ किंग, ठीक है। अब यहाँ से देखना है हमको, वॉरफेयर फॉर वेल्थ, ठीक है, वेल्थ के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। तो हमने नोटिस किया कि ईच ऑफ दी रूलिंग डायनेस्टी है ये स्पेसिफिक रीजन में है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये लोग ट्राई करते थे कि दूसरे एरिया को भी कंट्रोल कर ले, ठीक है। इस एरिया में रूल कर रहे हैं, दूसरे एरिया को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया, तो एक ना सिटी ऑफ कन्नौज थी इन गंगा वैली में सिटी ऑफ कन्नौज थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि सबके लिए। तो फॉर सेंचुरीज, कई सेंचुरीज तक जो रूलर्स बिलोंग करते हैं, जो कि गज्जर प्रतिहारा, राजकुटास एंड पाला डायनेस्टी, गुजर प्रतिहारा, राजकुटास एंड पाला डायनेस्टी के लड़ते रहते थे इस पर कंट्रोल करने के लिए, सिटी ऑफ कन्नौज पे। 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, तो ये 3 पार्टीज थी जो ये लड़ती रहती थी, तो इसको ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल किसको कहते थे, जिसमें गुज्जर प्रतिहारा, राजकुटास एंड पाला जो थे वो लड़ते थे कन्नौज के ऊपर कब्जा करने के लिए, है ना। यहाँ पर ना बोला गया है कि आप जो रीज़न सजेस्ट करिए कि रूलर जो है कंट्रोल क्यों करना चाहते थे कन्नौज एंड गंगा वैली पे। हाँ, ये देखो, ये हो गए कन्नौज, ये हो गई, ठीक है, ये कन्नौज हो गया, हाँ, ये गुज्जर प्रतिहारा है, और ये पालास है, और ये राजकुटास नीचे है, ठीक है। तो ये लोग कंट्रोल करना चाहते थे, इस पर कन्नौज पर कंट्रोल करना चाहते थे। तो क्यों करना चाहते थे, क्योंकि गंगा वैली है ना, गंगा वैली में पड़ती, तो यहाँ पर बहुत फर्टाइल ज़मीन होती है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है ना। एग्रीकल्चर हो पाएगा अच्छे से तो उनको टैक्स अच्छे से मिलेगा, है ना, क्योंकि किसान ही उस टाइम पर मेन जो होते थे, जो एग्रीकल्चर हुआ करता था ना, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था। लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी में थे, तो इसलिए भी कंट्रोल करना चाहते थे, और उनका जो राज्य अच्छे से चलेगा इसलिए भी, है ना, और जो यही सारी चीज़ें थी इसलिए वो कंट्रोल करना चाहते थे। तो इनको क्या बोला गया था, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल बोला गया था। हम देखेंगे कि जो रूलर्स थे ट्राई करते थे, ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर, अपनी पावर दिखाना चाहते थे, एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग, जैसे कि बड़े बड़े टेम्पल्स बनवा के, जैसे कि चोला चेरा पांड्यास थे, ये लोग ना बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे। चंदेरा रूरल ने भी जो खुजराहो के टेम्पल बनवाए थे वो हमने आपको बताया था ना। तो वो अपनी पावर दिखाया करते थे टेम्पल बना करके, है ना। सो दे अटैक्ड, तो क्या होता था जब अटैक किया जाता था ना एक किंग के द्वारा दूसरे किंग के ऊपर, तो वो ना अनदर किंगडम पे जब अटैक करता था तो वो टारगेट करता था टेम्पल्स को, क्योंकि टेम्पल्स में ना बहुत ज़्यादा वेल्थ होती थी, बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था, विच आर समथिंग एक्सट्रीमली रिच, बहुत पावरफुल, मतलब एक्सट्रीमली रिच, बहुत अमीर हुआ करता था टेम्पल, क्योंकि लोगों की श्रद्धा रहती थी ना वहाँ पर, तो लोग दान भी किया करते थे, है ना। और टेम्पल जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होने लगी थी उसके आसपास, है ना, लोग रहने लगे थे। और वो जो, और ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि दुकानें लग जाती हैं, अब लोग इतने सारे आ रहे हैं, तीर्थयात्री भी आते थे, तो टेम्पल्स जो होते थे बहुत रिच होते थे, है ना। अभी हम चैप्टर 5 में इनके बारे में और जानेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन, जैसे कि रूलर सुल्तान किसको बोलते हैं, अरेबिक टर्म है रूलर के लिए। जो सुल्तान, इसको ना अरेबिक टर्म में रूलर बोलते हैं, ठीक है, मतलब इसका मतलब ही किंग की होता है। महमूद गजनी जो अफ़गानिस्तान का था ना, 997 से लेकर के 1030 तक उसने कंट्रोल करना चाहा, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में एक्सटेंड किया उसने अपना कंट्रोल, सेंट्रल एशिया में, ठीक है, ईरान में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट पे भी, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो कि ये वाला हो गया, देखो हम आपको बताते हैं, जो नॉर्थ वेस्टर्न, ये देखो अभी ना बताते हैं हम आपको, ये हो गया, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ, और नीचे हो गया साउथ, है ना। तो ये होगा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, है ना। तो ये एरिया पे उसने कंट्रोल किया था, कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। तो ये हो गया
वो ना हर साल रेड मारा करता था, मतलब कि अटैक करता था। जैसे कि इनकम टैक्स वाले होते हैं ना, रेड मारते हैं और फिर जो भी करप्शन करता है, जो भी ब्लैक मनी रखता है तो उसको पकड़ लेते हैं। फिर वैसे ही ना ये क्या करता था, हर बार अटैक करता था, रेड मारता था हर साल, है ना। और वेल्दी टेम्पल्स पे, जितने भी अच्छे अमीर टेम्पल थे, वेल्दी टेम्पल थे, इंक्लूडिंग जैसे कि सोमनाथ के टेम्पल के बारे में आप जानते ही होंगे ना। महमूद गज़नी ने कई बार अटैक किया था वहाँ पर, है ना। फिर बार बार बनवाया गया था सोमनाथ का टेम्पल, क्योंकि ना वो पूरा लूट के ले जाता था पूरी वेल्थ, मच ऑफ द वेल्थ जैसे कि महमूद लेके जाता था, तो उसको क्रिएट करता था स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी, अपनी जो एक मेन कैपिटल सिटी होती है, जैसे कि हमारी कंट्री की दिल्ली है ना, उसमें डेवलप्ड होता है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर ना जो मेन गवर्नमेंट रहती है, जैसे कि उस टाइम पर जो भी राजा थे, तो जो वो वहाँ पर रहते थे, ठीक है, कैपिटल सिटी में राजा रहते थे, तो वो जो होती थी बहुत अच्छी, बहुत डेवलप्ड, बहुत शानदार हुआ करती है ना। जिसकी गज़नी में उसने बनवाई थी। सुल्तान महमूद जो था वो बहुत इंटरेस्टेड था, जो ये महमूद गज़नी था ना, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी था कि जो हमारे यहाँ के पीपल जितने भी, मतलब वो जीत रहा है ना जिस जगह में, तो उनके बारे में जानना भी चाहता था, है ना। तो इसने ना महमूद गज़नी ने एक स्कॉलर रखा, ठीक है, स्कॉलर अल बरूनी इनके स्कॉलर थे। तो इन्होंने क्या लिखा, सब कॉन्टिनेंट के बारे में इन्होंने लिखा बहुत सारी चीज़ें। तो इनके वर्क को बोला गया किताबुल हिंद। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अल बरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद, और अल बरूनी का अपॉइंट किसने किया था, महमूद गज़नी ने किया था। इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियन, तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये जो किताब है ना अल बरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद, तो इसमें सब कॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब किया है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने संस्कृत स्कॉलर से भी कंसल्ट किया था, इस संस्कृत स्कॉलर से कंसल्ट किया ताकि इस अकाउंट को बना सके वो, है ना। तो इन्होंने सब कॉन्टिनेंट के बारे में लिखा था। अदर किंग्स भी थे जो कि इंगेज थे लड़ाई वगैरह करने में, है ना। जैसे कि चाहमांस हो गए, तो इनको चौहान भी कह रहे थे। चाहमांस का मतलब चौहान, मतलब चौहान चामन एक ही है। हु रूल ओवर द रीजन, जो कि दिल्ली और अजमेर पर रूल किया करते थे। इन्होंने अटैम्प्ट किया था कि वो ये ना अपना एक्सपेंड कर सकें और कंट्रोल वेस्ट की तरफ, दिल्ली पे रूल करते थे और वेस्ट की तरफ अपना कंट्रोल करना चाहते थे, है ना। ये जो क्या चाहमांस थे, तो इन्होंने जो वेयर अपोज, तो चालुक्यास इनको अपोज कर रहे थे, गुजरात के, है ना। चालुक्यास का रूल ना पहले गुजरात तक था, तो वो अपोज कर रहे थे इनको, है ना। और क्या, गढ़वाल ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, अब वेस्टर्न यूपी में भी गढ़वाल से ये भी अपोज कर रहे थे कि नहीं कर सकते कंट्रोल, है ना। ये भी पूरी टक्कर दे रहे थे कि नहीं आने देंगे यहाँ पर। तो क्या हुआ फिर, बेस्ट नोन चाहमान रूलर, तो चाहमान रूल बहुत जाने माने जो एक रूलर है, पृथ्वीराज 3 हैं, बहुत जाने माने चाहमान रूलर हैं, ठीक है। तो इन्होंने डिफीट कर दिया था अफ़गान रूलर को, सुल्तान मोहम्मद गौरी। तो इनको ना हरा दिया था 1191 में, है ना। और ये भी हार गए थे 1992 में, 2 वॉर लड़ी गई थी। तो पता है क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ तारीन बोलते हैं, ठीक है। 1191 में जो लड़ी गई थी बैटल ऑफ तारीन जो है हरियाणा साइड पड़ता है ना। तो हरियाणा भी दिल्ली के पास में ही है, तो वहीं पर लड़ी गई थी ये बैटल। और सेकेंड बैटल ऑफ तारीन 2 कहते हैं, 1192 में हुई थी, जो कि पृथ्वीराज चौहान के बीच में और सुल्तान महमूद गौरी के बीच में हुई थी। पहली बार में तो पृथ्वीराज ने उनको हरा दिया था, सेकेंड टाइम जो उनसे हार गए थे फिर, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखते हैं क्लोजर लुक चोलास। अब चोलास के बारे में देखेंगे। चोलास के अभी हमने क्या बताया था आपको, टैक्स के बारे में बताया था, जो वेती टैक्स लगाया करते थे ना, फोर्स लेबर, है ना। कदमई लैंड रेवेन्यू हुआ करता था, ये इंपॉर्टेंट है, आपको टैक्सेस याद रखना है। तो चोलास का भी एक जो एम्पायर था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इधर तक पूरा कंट्रोल कर लिया था उन्होंने, कलिंगा तक, है ना। तो उनका ये बढ़िया था। ये चालुक्य थे अंडर विक्रमादित्य 6, ठीक है। अभी देखते हैं फ्रॉम उरियर टू थांजावुर से लेकर के उरियर तक देखेंगे हम, ठीक है। और उरियर से लेके थांजावुर, तो ये देखो ये उरियर है और ये थांजावुर है, ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, ठीक है। ये गंगाई कोंडम चोलापुरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। मदुरई है, और ये है पांड्यास का रूल थोड़ा कम हो गया था। ये काकतिया डायनेस्टी है, ठीक है। तो ये बॉर्डर पे आ रही है, और ये फ्लक्चुएटिंग बॉर्डर है, मतलब कि लड़ाई झगड़ा करके ये लोग आगे बढ़ जाते थे, फिर उन्होंने लड़ लिया तो फिर पीछे आ जाते थे। तो इस तरीके का खेल चलता ही रहता था, क्योंकि राजा थे ना, वो लोग कभी भी लड़ने लगते थे, है ना। फ्रॉम अरियर टू थांजावुर देखेंगे तो चोला की पावर बड़ी कैसे, ठीक है, वो इतने ज़्यादा बड़े कैसे हो गए। माइनर चीफली फैमिली जिसको मुतियार हेल्ड, तो उनका जो माइनर बहुत ना छोटी सी फैमिली थी, मतलब चीफली फैमिली थी, अमीर थे ये भी, तो मुतियार थे। हेल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा में इनकी पावर थी, ठीक है, मुतियार जो फैमिली थी उनकी। तो ये ना सबॉर्डिनेट थे पल्लवास किंग के, पल्लवास कांचीपुरम के थे, तो उनके ये सबॉर्डिनेट थे, ठीक है। पल्लवास जो कांचीपुरम में रूल किया करते थे, उनके सबॉर्डिनेट कौन थे, मुतियार थे, ठीक है। विजयलला हु बिलोंग टू एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ चोला, विजयलला जो थे चीफली फैमिली से बिलोंग करते थे, कौन सी फैमिली से, ये वाली फैमिली से, है ना। तो ऑफ दी चोलास की फैमिली से बिलोंग करते थे विजयलला, है ना। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जो एक चीफली फैमिली थी मुतियार, जिनका कब्जा था कहाँ पर, कावेरी डेल्टा में, तो ये पल्लवास किंग के अंदर काम करते थे। विजयलला जो बिलोंग करते थे चीफली फैमिली चोला से, तो उरियर से लेकर के फिर इन्होंने कैप्चर कर लिया था मुतियार का डेल्टा वीजो, जहाँ पर मुतियार ने कंट्रोल किया हुआ था, वहाँ पर भी 9th सेंचुरी में। तो इन्होंने बिल्ड किया, अपना टाउन बनवाया थांजापुर, एंड टेम्पल बनाया देवी के लिए, है ना। निसंब भूषणी ट्री, तो निसंब भूषणिदिनी
सॉरी हाँ प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने बनवाया, ठीक है। गॉडेसेस थी, ये देवी थी, तो उनके लिए टेम्पल भी बनाया। तो विजयलला के सक्सेसर जो आए, सक्सेसर्स ऑफ विजयलला ने और ज़्यादा जो नेबरिंग रीजन को कैप्चर कर लिया है ना, आसपास के रीजन को और कैप्चर कर लिया, तो किंगडम ना बहुत बड़ा हो गया साइज़ में एंड पावर में भी। फिर पांड्याज एंड पल्लवास जो टेरिटरीज थी ना साउथ एंड नॉर्थ में, तो मेड अ पार्ट ऑफ, इनको भी कब्जा कर लिया। पांड्याज और पल्लवास को भी कमज़ोर कर दिया चोला ने, उनको जीत लिया है ना, उनके पार्ट को भी। राजा राजा वन कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, तो ये जो राजा राजा वन थे ना, ये 985 में, तो ये मोस्ट मतलब किंग बने थे और पावरफुल थे चोला रूलर। ये एक्सपेंड किया इन्होंने अपना कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ाया कई एरियाज़ में। ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज किया इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर का, ठीक है। राजा राजा के जो बेटे थे राजेंद्र वन, ठीक है। राजेंद्र वन इसलिए लिखा क्योंकि 2-3 भी आते रहते हैं ना, मतलब कि आगे चल के उनके भी नाम 2-3 ऐसे रख दिए जाते हैं। कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज़, तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ जो कंटिन्यू रखी, राजा राजा की अपने फादर की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखा और रेड करते रहे गंगा वैली पर। ये भी गंगा वैली पर अटैक कर रहे थे, कब्जा करने के लिए, है ना। अभी हमने क्या देखा था, गुज्जर प्रतिहारा, राजकुटास एंड पालास, तो ये ना ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था इनका। ये लोग भी कंट्रोल करना चाहते थे कन्नौज पे, गंगा वैली के पास में। तो राजा राजा जो राजेंद्र वन थे उनके बेटे, तो वो भी कंट्रोल करना चाहते थे गंगा वैली पे। श्रीलंका, जो श्रीलंका की बात करें, जो छोटा सा भट्टा जैसा है ना, वो जो नीचे है अपनी सदर्न इंडियन के नीचे है, तो वहाँ पर कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ थी, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, है ना, वहाँ पर जो आइलैंड्स हैं, तो उन कंट्री को, तो नेवी बहुत अच्छी थी चोला की। एक बात आप देखिए, नेवी बहुत पावरफुल थी इनकी, तो इन्होंने ना दूसरी कंट्रीज़ पर भी कब्जा करा था, है ना, तो वहाँ पर भी कंट्रोल किया था। आज भी ना कई सारे जो टेम्पल्स मिलते हैं वहाँ पर, इंडोनेशिया हो गया और जितने भी आइलैंड्स हैं, आप देखते वहाँ पर ना टेम्पल्स मिलते हैं, क्योंकि ना जो चोला का ही सबऑर्डिनेट वहाँ पर रूल कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर कंट्रोल करा था। स्प्लेंडेड टेम्पल्स, बहुत अच्छे ना टेम्पल्स और ब्रॉन्ज स्कल्पचर था जो चोलास थे उनके लिए, मतलब कि जो चोला थे ना उनका ब्रॉन्ज के लिए, बहुत ब्रॉन्ज स्कल्पचर के लिए, जो ब्रॉन्ज की जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी उसके लिए बहुत जाने जाते थे ना। स्प्लेंडेड टेम्पल्स के लिए बहुत ज़्यादा टेम्पल भी बनवाया करते थे। बिग टेम्पल्स मिलते हैं थांजावुर पे एंड गंगाई कोंडम चोलापुरम में, जो कि बिल्ड करवाया गया था राजा राजा ने और राजेंद्र ने। राजा राजा जो थे वन थे, तो उनके बेटे थे राजेंद्र, इन दोनों ने ना टेम्पल्स बनवाए थे। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर जो मार्वल्स थी, ठीक है। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकम न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट, तो न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट कैसे बन जाता था कि उसके अराउंड ना कई सारी चीज़ें होने लगी थी, जैसे कि सेंटर ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स थे, जो आर्टिशियंस हो गए हैं ना, तो वो भी वहीं पर अपना शॉप लगा करके आजू बाजू बैठ जाते थे, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग आया करते थे, तो उनका सामान भी खरीदते थे। जो स्कल्पचर वो मूर्तियाँ बना रहे हैं, तो वो भी बिक रही है ना, तो कई सारी चीज़ें हो रही हैं। टेम्पल्स जो हैं उनके पास में ना ज़मीन भी हुआ करती थी, जो कि रूलर्स दिया करते थे, द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, तो जो प्रोड्यूस होता था इससे, जैसे कि ज़मीन दी, उसमें एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है, फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो जो भी उससे निकल रहा है ना, तो मेंटेन करते थे उससे ऑल स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल, तो टेम्पल में जो भी काम करते थे ना, तो उनका खर्चा जो इससे निकल जाता था, है ना, तो इनका ना जो लाइवलीहुड इससे चल जाता था, क्योंकि जो टेम्पल्स की ज़मीन हुआ करती थी उनसे उनको थोड़ा बहुत मिल जाता था। वेरी ऑफन नियर इट, तो प्रीस्ट जो हुआ करते थे, गार्लैंड मेकर्स हो गए जो गार्डन का ध्यान रख रहे हैं, खाना बनाने वाले हो गए, स्वीपर सफाई करने वाले, म्यूजिशियंस जो कि गाना गा रहे हैं, ठीक है, डांसर्स हुआ करते थे, तो ये सभी उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। टेम्पल्स जो था उन्हीं के लिए काम कर रहे थे, ये भी टेम्पल के लिए, है ना। इन अदर वर्ड्स, टेम्पल जो होते थे सिर्फ प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं होते थे, सिर्फ वहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता था, वो हब होते थे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ का भी। इकोनॉमिक हो गया कि लोग ना काम कर रहे हैं वहाँ पर, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। सोशल हो गया कि सोसाइटी डेवलप हो रही है वहाँ पर। कल्चरल लाइफ हो गया कि पूजा पाठ भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो तीनों का हब होते थे टेम्पल्स जो हुआ करते थे। सिर्फ वहाँ पर वर्शिप नहीं हुआ करती थी, सिर्फ वहाँ पर जो भगवान की भक्ति या फिर पूजा पाठ नहीं होता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे टेम्पल्स। यहाँ पर ना एक टेम्पल दिया हुआ है गंगाई कोंडम चोलापुरम जो है, ये देखो ये कितना सुंदर है, कितने अच्छे से बनवाया है इन्होंने। स्कल्पचर्स जो छोटे छोटे ना, यहाँ पर देखो जो दीवारें होती हैं उनमें भी वर्क किया है उन्होंने, ठीक है। तो यही टेम्पल के बारे में दिया है। अब जो चोलास थी ना, तो क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल, जो क्राफ्ट जो जुड़ा हुआ था टेम्पल से भी, तो ब्रॉन्ज इमेज बनाने में के लिए बहुत फेमस थी चोला की, जो कि बहुत अलग हुआ करती थी और बहुत शानदार हुआ करती थी। चोला की जो ब्रॉन्ज इमेज होती थी ना, कंसीडर की जाती थी वर्ल्ड में पूरी दुनिया में ना फाइनेस्ट सबसे अच्छी, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी जो बनाया करते थे ये लोग ब्रॉन्ज इमेज। वाइल मोस्ट इमेजेस ऑफ डिटीज़, तो जो देवी देवता थे उनकी बनाया करते थे। समटाइम्स इमेजेस जो कि डिवोटीज, तो भक्त की भी इमेज बनाया करते थे। ये देखो एक इमेज दी गई है इनकी, यहाँ पर ये चोला का ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, ठीक है। तो ये डेकोरेट किया गया है, देखो कितने अच्छे से बनाया है। चैप्टर 6 में भी हम देखेंगे इनके बारे में, तो कैसे बनाते थे हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, हाँ।
पहले ना क्या करते थे, मोम की एक मूर्ति बनाते थे, ठीक है। मोम जो होती है ना मोमबत्ती वाली, तो उसकी मूर्ति बनाते थे, ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे से उसमें सारी डिज़ाइन लगा देते थे। फिर उसके ऊपर ब्रॉन्ज़ का जो पेंट लगाते थे पूरा। फिर जब ब्रॉन्ज़ का पेंट जो सूख जाता था ना, तो फिर जो मोम होती थी उसको जला करके, हीट करके ना पिघला देते थे, तो वो होल से नीचे निकल आती थी। फिर उसकी जगह पर मेटल डाल देते थे, मेटल भर देते थे, तो ऐसे ना मूर्ति बन जाती थी। चैप्टर में अगले अगले चैप्टर में ना, मतलब 6 चैप्टर में हम और भी देखेंगे इनके बारे में। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन देखते हैं। मैनी ऑफ दिस अचीवमेंट जो थी चोलास की पॉसिबल हो पाई थी क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा था एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट बहुत हो रहा था। जैसे कि रिवर कावेरी हो गई, ब्रांचेस ऑफ सेवरल स्मॉल चैनल्स, जो छोटे छोटे चैनल बना देते थे ताकि जिसकी ना पानी जो पहुंच सके एग्रीकल्चर के लिए, है ना। तो उसके लिए चैनल्स बनवा लेते थे ये लोग, जो रास्ते बना देते थे, है ना, इस तरीके से खेत तक पहुंचने के लिए। दीज चैनल जो होते थे ओवरफ्लो भी हो जाता था इनका, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट करते थे ये फर्टाइल सॉइल, बहुत अच्छी जो नदी होती है ना, नदी जो अपने साथ कई सारे सेडिमेंट्स लेकर के आती है, छोटे छोटे पत्थर और कई सारी मिट्टी वगैरह, तो कई सारी चीज़ें लेकर के आती है। तो वो क्या करती है, जब उसका जो बहाव होता है ना बहुत स्लो हो जाता है ना, वो डिपॉजिट करना शुरू कर देती है उन सेडिमेंट्स को। तो यही होता था यहाँ पर, जो डिपॉजिट करती है ना, उसकी वजह से जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, तो उससे खेती बहुत अच्छे से होती है ना। तो ये बहुत सही था। वाटर जो चैनल्स का था प्रोवाइड करता था नेसेसरी मॉइस्चर, तो इससे पानी और मॉइस्चर सब मिल जाता था जो कि एग्रीकल्चर को। तो कल्टीवेशन ऑफ राइस की खेती करने के लिए ना, जो चावल की, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी इससे मिल जाता था, तो अच्छे से राइस हो जाते थे। एग्रीकल्चर ना डेवलप हो रहा था जो अदर पार्ट्स भी थे तमिलनाडु में, वहाँ पर ना ओनली फ्रॉम 5th एंड 6th सेंचुरी में हुआ था कि जो बहुत ज़्यादा खेती होने लगी थी, ठीक है, लार्ज स्केल कल्टीवेशन होने लगा था। फॉरेस्ट हैज़ टू बी क्लियर, फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा था, ठीक है। फिर उस ज़मीन को यूज़ करते थे, उसमें एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। लैंड हैड टू बी लेवल्ड, उसको लेवल किया जा रहा था। इन दी डेल्टक रीजन एम्बार्कमेंट बनाए जाते थे ताकि फ्लडिंग को प्रिवेंट कर सकें, और कैनाल बनाए जाते थे ताकि वाटर कैरी कर सके, वाटर जो है ना फील्ड तक पहुंच सके जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है। तो एम्बार्कमेंट्स कैसे होते हैं, एम्बार्कमेंट जो होते हैं, एक ना कुछ लाइन सी बना दी जाती है, बॉर्डर बना दी जाती है, ताकि ना जैसे कि पत्थर रखती है बहुत सारे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पानी जो है ओवरफ्लो नहीं होता, मतलब कि थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहेगा, पर ऐसे नहीं होगा कि जो फ्लड आ जाए, एकदम से बाढ़ आ जाए, ठीक है। कैनाल्स बनाए जाते थे, एरिया ऐसा मतलब ना, जो आपने यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है और ना रिवर इधर से जा रही है, तो इधर से कैनाल बना दी जाएगी थोड़ा सा रास्ता, ताकि ना पानी यहाँ तक पहुँच सके। तो इन मैनी एरियाज़ कई सारी दो क्रॉप्स भी ग्रो की जाने लगी थी, है ना, एक ही साल में 2 क्रॉप्स ग्रो की जा रही हैं। इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी था कि वाटर जो क्रॉप को आर्टिफिशियली भी दिया जाता था, मतलब कि जो कैनाल और रिवर का तो था ही, पर ऊपर से भी पानी देना पड़ता था। वैरायटी ऑफ मेथड, कई सारी वैरायटी ऑफ मेथड यूज़ की जाती थी, जैसे कि इरीगेशन करना, है ना। इन सम एरियाज़ तो कुएँ वगैरह खुदवा दिए थे, तो उसकी वजह से भी पानी निकल रहा था, पानी मिल रहा था इरीगेशन के लिए। इन अदर प्लेसेस तो ह्यूज टैंक, बड़े बड़े टैंक बना दिए गए थे ताकि जो रेन वाटर है ना उसको कलेक्ट किया जा सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, तो बड़े बड़े, तो उस टाइम पर सोच रहे हो आप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा रही है। रिमेंबर दैट द इरीगेशन वर्क रिक्वायर, तो इरीगेशन जो काम है ना उसमें ना प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइज करना रहता है लेबर को एंड रिसोर्सेज को, एंड मेंटेन करना पड़ता है इस वर्क को। डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर लेवल इट टू बी शेयर, तो कितना वाटर शेयर किया जाएगा, तो ये भी डिसाइड करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स, जो कई सारे जो नए नए राजा आ रहे थे, एज वेल एज पीपल जो विलेजेस में रहा करते थे, इन्होंने एक्टिव इंटरेस्ट लिया इन एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो रूलर्स हो गए और विलेजेस में जो लोग रह रहे थे, उनको तो ज़रूरत थी ना कि इरिगेशन हो पाए, अच्छे से पानी पहुंच सके, एग्रीकल्चर अच्छे से होगा उससे। तो ये लोग भी इसमें काम कर रहे थे कि इरिगेशन हो, ठीक है। तो उसके लिए पानी कहाँ से लाएं, तो ऐसे ना मतलब प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग, और फिर उसके बाद लेबर का भी काम कर रहे थे, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, ठीक है। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कैसे करते थे। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स, मतलब कि जहाँ पर पीसेंट रहा करते थे ना उसको उर बोलते थे, मतलब कि गांव जैसा विलेज हो गया, ठीक है, तो उसको बोलते थे। बिकेम प्रॉस्परस, तो ये भी प्रॉस्परस हो रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना स्प्रेड हो रहा था इरिगेशन का, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो रहा था। ग्रुप ऑफ सच विलेज, तो ये जो ग्रुप बोलते थे ना, उर का विलेज जो उर हो गया, तो उसके ग्रुप जो होते थे उसको बोलते थे, एक लार्ज यूनिट बन जाता था, क्योंकि बहुत सारे विलेजेस इकट्ठे हो जाते थे, तो उसको बोलते थे नाडू। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म करते थे सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, विलेज की काउंसिल भी हुआ करती थी, नाडू वो कई सारे फंक्शन परफॉर्म किया करते थे, जैसे कि जस्टिस दिया करते थे, है ना, एंड कलेक्ट करते थे टैक्स, तो ये सारे काम वो लोग करते थे। रिच पीजेंट्स इन वेला कास्ट, तो रिच पीजेंट हुआ करते थे वेला कास्ट के, तो ये एक्सरसाइज करते थे, कंट्रोल था इनका अफेयर्स ऑफ द नाडू, तो नाडू के जितने भी अफेयर्स है ना चोला गवर्नमेंट के अंदर हुआ करते थे, जो कि रिच पीजेंट होते थे वेला कास्ट के, वो सुपरवाइज करते थे, जो अफेयर्स है नाडू के वो भी देखा करते थे, ठीक है। चोला किंग ना गेव सम रिच लैंड डोनर्स, तो उनको टाइटल्स भी दिए थे चोला किंग ने, जैसे कि मोविंद बेलंग,
ठीक है। तो वेलन का मतलब है पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, 3 किंग को ये सर्व करने वाला पीजेंट। अय्यर होता है चीफ, अय्यर मतलब कि चीफ। एज मेकर्स ऑफ रिस्पेक्ट, तो ये रिस्पेक्ट होती थी इनके लिए। इंटरेस्टेड दैम भी दी इंपॉर्टेंट ऑफिस, तो उनको इंपॉर्टेंट ऑफिस भी दिए जाते थे सेंट्रल लेवल पे, है ना। चोला के इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, कई सारी कैटेगराइज किया गया लैंड, जैसे कि विलन वागई, तो ये लैंड है जो कि नॉन ब्राह्मण पीजेंट को था। वो जो नॉन ब्राह्मण्स जो हैं पीजेंट जो किसान हैं उनके लिए जो है वेलन वागई। ब्रह्मदेया जो है लैंड जो कि ग्रांट दिया जाता था ना, ब्राह्मण्स को गिफ्ट मिलता था, वो होता था ब्रह्मदेया। साला भोगा लैंड मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, ठीक है, लैंड जो दिया जाता था मेंटेन करने के लिए स्कूल को। देवदाना और तिरुनमुत्त कनई, तो ये होता था लैंड गिफ्ट किया जाता था टेम्पल्स को, ठीक है, टेम्पल्स को देने वाला देवदाना, ठीक है। पल्लई चांदनम, तो ये होता था लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशन है, उनको दिया जाता था। तो ब्राह्मण्स को जो दिया जाता था ना लैंड, उसको बोलते थे ब्रह्मदेया। तो ये क्या होता था, लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट हो गए थे इनकी वजह से कावेरी डेल्टा के पास में। अब चोला वाले ना बहुत ज़्यादा लैंड ज़मीन दिया करते थे ब्राह्मण्स को, तो बहुत ज़्यादा ब्राह्मण्स का सेटलमेंट हो गया था आसपास एरिया में, है ना। फ्री का ज़मीन मिल जाती थी उनको, तो सेटल हो गई। फिर कंट्रोल भी रहता था उनका ज़मीन पे, उस ज़मीन पे, ठीक है, उससे टैक्स भी लिया करते थे। ईच ब्रह्मदेय जो कि ज़मीन दी जाती थी ब्राह्मण्स को, तो उसको देख लो, उसका देख रेख कौन करता था, सभा होती थी पूरी ब्राह्मण्स लैंड होल्डर्स की जिनके पास में ज़मीन है। दीज असेंबली वर्क करती थी बहुत अच्छे से, ठीक है, एफिशिएंटली। देयर डिसीजन, इनके डिसीजन जो होते थे रिकॉर्ड किए जाते थे इंस्क्रिप्शंस में। इंस्क्रिप्शन जो कि हार्ड सरफेस में लिखे जाते थे, तो उनके डिसीजन जो होते थे रिकॉर्ड किए जाते थे। और स्टोन्स जो कि दीवारें हुआ करती थी टेम्पल की, पत्थर की, जो टेम्पल्स की दीवारें हुआ करती थी जो कि पत्थर की बनी होती थी, तो उनमें भी लिखे जाते थे। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स के एसोसिएशन को नगरम कहा जाता था। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म करते थे ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी टाउन्स में। इंस्क्रिप्शन मिलता है हमको उत्तर अमेरूर जो चिलंगपुट डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का। ये प्रोवाइड करते हैं डिटेल्स वे इन विच सभा कैसे ऑर्गेनाइज की जाती थी, तो इसका डिटेल मिलता है। सभा हैड सेपरेट कमिटीज़, सभा में ना कई सारी कमिटीज़ हुआ करती थी जो कि इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल, तो सबका अलग अलग काम हुआ करता था हर कमेटी का। नेम ऑफ दोज एलिजिबल, जो भी एलिजिबल हुआ करते थे मेंबर बनने के लिए कमेटी का, उनका ना एक छोटे से जो टिकट पे पाम लीफ में उनका नाम लिखा जाता था। और फिर ठीक है, इनको एक पॉट में रख देते थे, सबके नाम लिख के उन्होंने पॉट में रख दिया। और फिर एक यंग बॉय होता था, तो वो निकालता था इन टिकट्स को, फिर जिसका भी नाम आता था तो उसको एक एक करके कमेटी दे दी जाती थी, है ना। तो ऐसा काम चलता था। यहाँ पर ना इंस्क्रिप्शन से क्या पता चलता है हमको कि मेंबर कौन बन सकता है सभा का। उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन जो है उससे मिलता है जिसको भी सभा का मेंबर बनना है तो वो सब जो होने चाहिए ज़मीन के मालिक होने चाहिए, उनके पास में ज़मीन होनी चाहिए जिससे रेवेन्यू कलेक्ट होता हो, ठीक है। उनके पास में खुद का घर होना चाहिए और 35 से लेकर के 70 साल की उनकी एज होनी चाहिए। उनको नॉलेज होनी चाहिए वेदा की, यहाँ पर भी छोड़ दिया शूद्रा, जब उनको नॉलेज वेदा पढ़ने नहीं दिया जाता तो वो कैसे बन सकते हैं ना। तो नॉलेज होनी चाहिए उनको वेदास की। शुड बी वेल वर्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, उनको अच्छे से आने चाहिए और हॉनेस्ट होने चाहिए। इफ़ एनीवन, जो भी मेंबर बनता था कमेटी का इन दी लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है, नॉट बिकम द मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, तो एक कमेटी के मेंबर बने तो दूसरी कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते। एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट, अपनी अकाउंट आपने सबमिट नहीं किए हैं, ठीक है, एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, तो वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते, ठीक है। तो इलेक्शन कमेटी होती है ना, कमेटी में इलेक्शन के थ्रू मेंबर चुने जाते हैं, पर जो कमीशन होता था वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जैसे कि अभी का हम बताएं तो कमीशन जो होती है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, कमेटी जो होती है इलेक्शन होता है उसका। तो उस टाइम पर इलेक्शन हो रहा है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वाइल इंस्क्रिप्शन टेल अस पावरफुल मैन के बारे में तो बताते ही हैं। यहाँ पर ना एक एक्सर्ट है जो कि प्रियापुरम 12th सेंचुरी तमिल बुक है। तो ये ना लाइव्स ऑफ ऑर्डनरी मैन, तो ज़्यादातर हमने इंस्क्रिप्शंस देखे हैं रॉयल जो जितने भी रूलर्स होते हैं उनके इंस्क्रिप्शन से पता चलता है हमको उनके बारे में, पर ऑर्डनरी मैन के बारे में भी पता चला है प्रियापुरम में जो इंस्क्रिप्शन है उसके थ्रू, है ना। तो उसका इंस्क्रिप्शन है, तो उससे हमें ना जो मैंगो पीपल्स हैं, ऑर्डनरी जो मैन एंड वेमेन हैं, उनके बारे में भी पता चल रहा है। तो यही ना थोड़ा सा बताया गया है कि तो जो पुलियास हैं, तो पुलियास जो हैं वो एक आउटकास्ट बोला गया है इनको, तो जो कि ब्राह्मण्स एंड वेलास होते थे तो आउटकास्ट इनको बोले थे, मतलब कि जो जैसे कि नदन इंडिया में शूद्रास थे तो उन्हीं टाइप में शायद तक उनको ऐसा बोला गया है। तो यही जो पूरा ना विलेज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वहाँ पर जहाँ पर वो रहते थे, ठीक है। अभी और हमको एल्सवेयर में देखना है, ठीक है। अब एल्सवेयर में क्या दिया है, चाइना की तांग डायनेस्टी, वहाँ पर चिंगमुंग तांग ऐसी डायनेस्टी होती है। चाइना का एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया था अंडर दी तांग डायनेस्टी में, विच रिमेन्ड इन पावर में रही जो कि 300 ईयर्स तक, 7 to the 10th सेंचुरी तक। कैपिटल इनकी शियान थी, वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ थी वर्ल्ड की, एंड विजिटेड बाय टर्क्स, ईरानियन, इंडियंस, जापानीज़, तो यहाँ पर कोरियंस सब इनकी सिटीज़ में जाया करते थे, विजिट करते थे, है ना।
तांग एम्पायर एडमिनिस्टर बाय ब्यूरोक्रेसी, तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो थी वो एडमिनिस्टर कौन से चला करता था, जो कि रिक्रूट करती थी उस टाइम पर। देखो एग्जामिनेशन जैसे कि आज होता है ना, स्टेट पीएससी यूपीएससी जितने भी एग्जामिनेशन होती है, ब्यूरोक्रेसी जिससे रिक्रूट की जाते हैं जो लोग चुने जाते हैं ना, तो ऐसे ही ना पहले भी एग्जामिनेशन होने लगा था विच वॉज ओपन टू ऑल हु विश टू अपीयर फॉर इट। जो भी अपीयर होना चाहता था इसमें सभी लोग जा सकते थे, ठीक है। ये सिस्टम जो है सिलेक्ट करने का ऑफिशियल रिमेन्ड इन प्लेस, ठीक है। तो ये हमेशा चलता रहा और थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे 1911 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, तो मतलब आप जान सकते हैं कि उस टाइम पर चाइना में ये ब्यूरोक्रेसी के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात है, मतलब कि है ना। चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू। ओवरव्यू ले लेते हैं, मतलब कि एक ना शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या दिखा। बहुत सारी चीज़ें हो गई ना, ये मैप देखा था हमने, ठीक है। चाहमांस, चंदेला, गुजर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास, पालास, चोलास, ठीक है, पंड्यास, तो इन सब के बारे में देखा था, है ना। फिर समानतास जो थे, समानतास कौन होते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में देखा था हमने। वॉरियर जो बिग लैंड ओनर्स एंड वॉरियर चीफ होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में राष्ट्रकूटास के बारे में देखा था, है ना। दांती दुर्ग उनके जो हेड थे वो देखा था, उन्होंने ओवरथ्रू कर दिया था चालुक्य जो रूलर थे उनको, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन देखा था। व्यति टैक्स होता है, कदमई होता है, व्यति जो होता है फोर्स लीवर होता है, कदमई जो होता है लैंड रेवेन्यू होता है। प्रशस्ति के बारे में देखा था हमने। ये जो थे कॉपर प्लेट्स थे, ठीक है, तो इसमें लैंड ग्रांट था उसको रिकॉर्ड करते, ठीक है। फिर उसके बाद में ये ना हम देखा था यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ किंग्स, जो कि कश्मीर में कल्हण ने लिखी थी, राजतरंगिनी, तो हमने आपको उसके बारे में बताया था। वॉर फॉर वेलफेयर देखा, वॉरफेयर फॉर वेल्थ, हाँ, तो उसके बारे में देखा हमने। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखा हमने, है ना। सुल्तान महमूद गजनी जिसने सोमनाथ में कई बार अटैक किया, उसके बारे में देखा हमने, है ना। किताब उल हिंद, ये भी इंपॉर्टेंट है, किताब उल हिंद जो कि अल ब्रूनी ने लिखी थी, जो कि सुल्तान महमूद ने अपॉइंट किया था उसको, ठीक है। उसने सब कॉन्टिनेंट के बारे में कई सारी चीज़ें बताई। फिर हमने चौहान्स, जो कि चाहमांस को चौहान्स भी कहते थे, उनके बारे में देखा, है ना। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे इसके, और उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था, फिर हार गए थे, तो वो देखा था। बैटल ऑफ तारीन हमने आपको बताया था ना। चोलास के बारे में देखा। उरियर से थांजावुर तक देखा। इनके जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर थे उनके बारे में, इनके टेम्पल्स है ना, राजा वन एंड उनके बेटे थे जो राजेंद्र वन, तो इनके बेटे थे, ये इंपॉर्टेंट थे, है ना। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट चोला रूलर थे, हाँ। फिर ब्रॉन्ज जो स्कल्पचर बनाया जाता था चोला का, बहुत फेमस था, वर्ल्ड का फाइनेस्ट था, ये भी देखा हमने, है ना। ये यहाँ सुलिस गेट ये रह गया था। ये जो सुलिस गेट हुआ करता था ये ट्रेडिशनली बना वुड लकड़ी का हुआ करता था या फिर मेटल का होता था, बैरियर था। इसके थ्रू ना वाटर लेवल्स को कंट्रोल करते थे एंड फ्लो ऑफ रिवर्स को। तो ये आपसे पूछ सकते हैं सुलिस गेट क्या था, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो ये हो गया। इसके बाद में इरीगेशन के लिए क्या क्या करते थे, नाडू के बारे में, उर के बारे में हमने देखा, ठीक है। और जो है पीजेंट जहाँ पर रहते थे उनको उर कहते थे, तो वो गाँव ही हो गया, विलेज हो गया। ये टाइप्स ऑफ लैंड, तो ये ब्रह्मदेया, ये इंपॉर्टेंट था। पंचीबलदम, पल्ली चंदाम, सॉरी हाँ प्रोनाउंसिएशन के लिए। फिर उसके बाद में ब्रह्मदेया जो था, वो जो लैंड ग्रांट दिया जाता था ना ब्राह्मण्स को, वो देखा। असेंबलीज हुआ करती थी, उनको मेंटेन करते थे ये लोग। फिर चिंगनितांग डायनेस्टी देखा हमने। तो अब हुआ है चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।